नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। लोक प्रशासन की आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक न्याय निर्णय प्रक्रिया के बारे में, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन भी बोला जाता है। में हम जानेंगे कि न्याय करना ये न्यायपालिका का काम है, लेकिन जब प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है ये निर्णय, न्याय करने का काम अपने हाथ में ले लेता है, तो क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई, इसका उद्गम कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोज़ मिल जाएँगे और जितने वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है, लेक्चर सीरीज़ है ये पूरी, तो बाकी वीडियोज़ भी अगर आप देखेंगे, उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती जाएगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। देखिए, हमने शुरू किया था प्रशासनिक न्याय के बारे में पढ़ना, प्रशासनिक कानून के तहत। प्रशासनिक कानून क्या होता है? प्रशासनिक कानून कहता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों को ज़्यादा ताकत मिलती है, ज़्यादा शक्तियाँ, ज़्यादा अधिकार होते हैं उनके कारण। देखिए, सरकार के 3 अंग हैं, कौन-कौन से? अ, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में ही आता है प्रशासन, लोक प्रशासन हम जिसको कहते हैं। मैं बहुत कह सकते हैं अ, आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कार्यपालिका में प्रशासन आता है, प्रशासन मतलब जो नीतियों को लागू करता है या जो फैसलों को लागू करता है। अब हमने पढ़ा था पीछे लास्ट लेक्चर में प्रत्ययोजन या प्रत्ययोजित कानून के बारे में। जो काम था किसका? विधान पालिका का, लेकिन अब वो काम प्रशासन ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। प्रशासन को कानून बनाने का भी एक प्रकार से अधिकार मिल चुका है। ठीक है? तो वो हमने जाना, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, प्रशासन की ताकतें बढ़ रही हैं, अधिकार बढ़ रहे हैं, तो उसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे। अब हम जानेंगे कि न्यायपालिका जिसका काम होता है न्याय करना, अब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर न्यायाधीश जो होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो विशेषज्ञ नहीं होते। जैसे कुछ चीज़ों की बात करते हैं, एक तो जो कर संबंधी मुद्दे होते हैं, टैक्सेस रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दे जो होते हैं, वहाँ पर हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए और वो क्या होते हैं, वो आते हैं आपके प्रशासन से ही, प्रशासनिक अधिकारी ही विशेषज्ञ हो सकते हैं एक तरीके से देखें तो आप। तो हमें न्यायपालिका से कुछ मुद्दों को अलग करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ये बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर बोझ है, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये कुछ हद तक जो प्रशासन की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे थे, वो प्रशासन ने अपने अंडर ले लिए और उसी को कहा गया है प्रशासन न्याय प्रक्रिया। ठीक है? तो प्रशासनिक न्याय का क्या अर्थ हुआ? प्रशासनिक विभाग अथवा अभिकरणों या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों जो भी विशेष रूप से इस उद्देश्य हेतु स्थापित किए हुए हों के द्वारा अर्ध न्याय संबंधी प्रकृति के प्रश्नों का भी निर्धारण करना। मतलब बड़े-बड़े हिंदी के शब्द आ गए, डरना नहीं है, मैं चीजें जो है हम सीधे समझ लेते हैं। अच्छा, इसको समझिए आप कि जो न्यायालय के द्वारा प्रक्रिया होती है और जो न्याय मिलता है उसको कहते हैं न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रशासन के द्वारा न्याय किया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है? मान लीजिए आपके एरिया में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। अब जमीन का रेवेन्यू से संबंधित ही कोई मुद्दा था। आप इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जाएं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएं, ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन तो ये कर पाएंगे क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है इस चीज को लेकर के। दूसरा काम जो है वो आराम से हो भी जाएगा, आपको बार बार न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें जाना नहीं पड़ेगा, आपका खर्चा भी नहीं लगेगा, आसान तरीके से काम हो जाएगा। इसीलिए प्रशासनिक न्याय प्रक्रिया को हम अडॉप्ट करते हैं। राज्यों के बढ़ते दायित्वों ने प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत जिस न्याय निर्णय की प्रणाली को विकसित किया है उसे प्रशासनिक अधिनिर्णय के रूप में जाना जाता है। अधिनिर्णय का मतलब क्या हुआ? निर्णय यानी फैसला करना। तो जब किसी प्रशासकीय अधिकारी या अभिकरण द्वारा किसी विवाद पर न्यायिक निर्णय दिया जाता है तो उसे अधिनिर्णय कहते हैं। यहाँ से चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कोई जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किसी विवाद पर निर्णय लेता है तो उसे अधिनिर्णय कहते हैं। ठीक है? अब जो सामान्य न्यायालय होते हैं वहां पर दोनों पक्षों के बीच में क्या विवाद था उसको जांचा जाता है और फिर निर्णय लिया जाता है, इसलिए उसको न्यायिक निर्णय कहते हैं। और जब प्रशासकीय अभिकरणों द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसे अधिनिर्णय कहा जाता है। अधिनिर्णय के लिए विवाद का होना जरूरी है,
विवाद किससे संबंधित होगा? देखो, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो वो फिर प्रशासन नहीं संभालेगा, वो न्यायिक प्रक्रिया में ही जाएगा। अब यहाँ पर विवाद हो रहा है, लेकिन सरकार की किसी नीति को लेकर के विवाद हो रहा है, तो फिर प्रशासन उसको अच्छे से संभाल सकता है। तो जब किसी प्रशासकीय नीति या कार्य या उसके संबंध में निर्णय को न्याय विरुद्ध कहकर चुनौती दी जाती है, तब अधिनिर्णय की जरूरत पड़ती है। ठीक है? इसे हम कैसे बनाते हैं? न्यायाधिकरण की जरूरत होती है हमें, तो हम या तो सरकार इसको बनाएगी या संविधान में इसका कहीं जिक्र किया हो गया। जैसे एक मुद्दा आता है, आपने कई बार अगर आपने इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, संविधान के बारे में, तो आपने एक चीज बार बार मेंशन वहां पे सुनी होगी कि हमारे यहाँ जब दो राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर के विवाद होता है, ठीक है, तो उस विवाद का जो उस विवाद से संबंधित समस्या है, वो न्यायपालिका में न जाकर के किसके पास जाती है? संसद को ये अधिकार दिया गया है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए संसद एक प्रशासनिक, एक तरीके से जो अधिनिर्णय जो संस्था है उसको बना सकती है। ठीक है? तो अभिकरण जिसको हम कहते हैं, वो बना सकती है। जब दो राज्यों के बीच में या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर के अगर विवाद हो रहा है, तो वो साधारण न्यायिक प्रक्रिया में नहीं, वो एक प्रकार से प्रशासन उसके ऊपर फैसला लेते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है और तकनीकी मैटर होने के कारण यहाँ पर प्रशासन की जो विशेषज्ञता है वो ज्यादा अच्छे से फैसला ले पाती है। अब उदाहरण यहाँ पर हो गया, जैसे अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु किया जाता है। अब न्याय प्रक्रिया और ये जो हमने अधिनिर्णय प्रक्रिया पढ़ी, इसमें क्या फर्क होता है? इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं और ये विशुद्ध न्यायिक प्रक्रिया से अलग होता है। कैसे? इसको समझिए। न्यायालयों में जो न्याय होते हैं वो कानून के औपचारिक नियमों के अनुसार किए जाते हैं। वहां पर पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जैसे जो एविडेंस है वो एक ढंग से प्रस्तुत करने पड़ेंगे आपको। वकील चाहिएगा ताकि आपके केस को प्रेजेंट किया जा सके, और टाइम टू टाइम आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, अपने केस को जज के सामने पेश करना पड़ेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। न्यायाधीश कानून को लागू करता है और वह इससे बंधा होता है, जबकि प्रशासन जो है वो थोड़े बहुत चेंज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं, सिचुएशन इस तरीके से संभाली जा सकती है, तो वो थोड़ी बहुत फेरबदल कर सकता है। न्यायालयों में न्याय उन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है जो अपनी स्थिति में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है? उनको मतलब नहीं है, अगर किसी ने किसी को मर्डर कर दिया तो वो तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एजेंसी होने के नाते वो फैसला करते हैं। आपने सुना होगा ना, जो न्याय करता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पक्ष का नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें थोड़ा सा अलग सीन है। प्रशासनिक अभिकरण जो होते हैं वो खुद इसमें एक पार्टी है। ये तभी काम आते हैं जब नागरिकों को प्रशासन के द्वारा लागू करी गई या प्रशासन के द्वारा बनाई गई किसी नीति से प्रॉब्लम होती है, तब तब जाकर के जो है वो इस मुद्दे को संभाला जाता है। कभी कभी प्रशासनिक न्याय निर्णय पहले से प्रशासनिक नीति के पक्ष में परिवर्तित करा लिए जाते हैं, या फिर न्यायाधीश, देखो, अगर कोई जज है, उसको डिसीजन लेना है तो वो किसी और को नहीं बोल सकता कि भाई तू मेरे बिहाफ पे तू डिसीजन ले ले। लेकिन प्रशासन में ऐसा हो सकता है, यानी न्यायालय में आप प्रत्यायोजित नहीं कर सकते अपने अधिकार को, जबकि प्रशासनिक जो न्याय निर्णय की प्रक्रिया होती है उसमें प्रत्यायोजन संभव है। और न्यायालय कारणों सहित दलील प्रस्तुत करके न्याय करता है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रशासनिक न्यायाधिकरण की, तो वो कई बार बिना कारण बताए भी सिर्फ अपना निर्णय घोषित कर देता है। तो ये कुछ बेसिक सा फर्क है दोनों के बीच में। हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में, जिनको हम प्रशासनिक अभिकरण बोल रहे हैं। लेकिन ये डेवलप कैसे हुआ, किस तरीके से आया? देखिए, आधुनिक कल्याणकारी राज्यों की गतिविधियां बढ़ गई है, जिसकी पूर्ति करने के लिए हमें बहुत सारे कानून बनाने पड़ते हैं, और ज्यादा कानून होंगे तो ज्यादा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी, झगड़े भी होंगे, और झगड़े भी धीरे धीरे तकनीकी समस्याओं पर आधारित होंगे। आप टैक्स में कुछ बदलाव करते हो तो टैक्स से संबंधित चीजें वो तकनीकी समस्या आ गई, है ना? तो झगड़े भी उच्च स्तर की तकनीकी समस्याओं पर आधारित होते हैं। ये विवाद नियमित कानूनी न्यायालयों द्वारा तीव्र गति से सुलझाए नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन झगड़ों का शीघ्र से शीघ्र और कम से कम लागत में निपटाना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे आजकल जीएसटी का चल रहा है, मान लो कर वसूलने से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई और वो मुद्दा चला गया कोर्ट में, कोर्ट में सालों लग जाते हैं उस मुद्दे को सोल्व होने में। अगर एक हफ्ते भी देर होती है तो पूरा का पूरा व्यापार जो है आपका लड़खड़ा जाता है, वो प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये
कि न्यायाधीश जो होते हैं वो प्राचीन समय के कानूनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण उनके अंदर होता है, और जबकि प्रशासनिक तरीका जो है वो आधुनिक विचारधारा को ध्यान में रख करके, और जिस नीति से जिस जिस चीज को ध्यान में रख करके उन्होंने वो नीति बनाई थी, उसी को ढंग से लागू करने के लिए वो फैसलों का निर्णय ले सकते हैं। फायदे क्या है? देखो, एक तो लागत बहुत कम होगी क्योंकि ज्यादा टाइम आपको न्यायालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तीव्र गति यानी जल्दी जो है वो सारा फैसला हो जाएगा। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है, सॉरी, क्या फायदा होता है इसका? जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है वो वहां पर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो विशेष अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, और ये पूरा अपनी सूझबूझ और स्वतंत्रता से निर्णय लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ साथ वो बाकी स्रोतों का प्रयोग भी करता है और जल्दी से जल्दी निर्णय पे पहुंचने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक तो देखो, प्रशासन को बहुत ज्यादा पावर दे देना, बहुत ज्यादा अधिकार दे देना, ये अपने आप में ही बहुत खतरनाक चीज है। इसको समझिए, एक तो ये सार्वजनिक विश्वास उत्पन्न नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें मौखिक सुनवाई होती है और इसमें कानूनी प्रक्रिया नहीं है, और एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया नहीं है इसमें। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये जो निष्पक्ष प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके खिलाफ है। दूसरा ये कि बिना शपथ लिए वक्तव्य पर भरोसा करना, जैसे होता है ना, आप शपथ लेते हो कि मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, इस तरीके का आप शपथ लेते हो, वो बिना शपथ लिए आप साक्षी जो आ रहे हैं उनकी बात को आप मान रहे हो, तो ये सही प्रक्रिया नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसा न्यायालयों में होता है वैसा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कई बार यहाँ पर अन्याय भी हो सकता है, क्योंकि आप प्रशासनिक नीति को ही जस्टिफाई करने की कोशिश जो है वो कर सकते हो। दूसरा, ये कानून बनाने का अधिकार, उसको लागू करने का अधिकार, फिर उससे उत्पन्न हुए किसी विवाद को निपटाने का अधिकार, सारे अधिकार प्रशासन को ही दे दिए, तो फिर आपने जो मोंटेस्क्यू ने कहा था कि आपकी जो शक्तियां, जो अधिकार है, उनका बंटवारा होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, उसका वो क्या है, वो सिद्धांत का तो उल्लंघन कर रहे हो आप। तो ये सारी कुछ हानियां हैं, कुछ लाभ हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जो प्रशासनिक न्याय प्रक्रिया है उससे चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ये अगर आप हिंदी में नोट्स पूरा परचेज करना चाहते हो सेट लोक प्रशासन का, तो आप बिल्कुल 1500 रुपीज में आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो यूपीएससी, पीसीएस और नेट के लिए हिंदी में लोक प्रशासन से संबंधित, तो हम जो डिटेल्स है वहां यहाँ पर मेंशन है। साथ ही साथ आपको अगर लोक प्रशासन से संबंधित कोई सवाल है, उसके जवाब आप तलाश रहे हो, तो बिल्कुल आप इन डिटेल्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9896859767, साथ ही साथ इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, और टेलीग्राम, वैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। साथ ही साथ ईमेल भी है, अगर कोई फोन के थ्रू नहीं कांटेक्ट कर पा रहा हमें, तो ईमेल आईडी भी है contactfreeupsc@gmail.com। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। पर आपको अगर हमारे इनिशिएटिव पसंद आता है, हमारी ये पहल पसंद आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और जो चीज भी आपको अच्छी लगी इस वीडियो में वो कमेंट करके जरूर बताइए। या फिर आपके पास कुछ अच्छा सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आपका चैनल, आप बताइए क्या सुझाव है आपके पास। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।